नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में हौलनाक धमाका, 13 मजदूर जाँ बहक, 35 जख्मी। वजीर आजम और सदर जमहूरिया का इजहार अफसोस। मणिपुर में मेती और कोकी कबायली रहनुमाओं के हाईवेज बंदिश के दौरान फायरिंग, कोकी बागी लीडर समेत 4 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान के फौजी सरबराह का मुतनाज़ा बयान, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी जायज जद्दोजहद करार। अमेरिका ईरान को कुछ पेश नहीं कर रहा है, न ही तेहरान से बात कर रहा है, सदर ट्रंप का सख्त मौक़िफ़। सिक्योरिटी खदशात की वजह से यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के साथ मामूल की ताउन मुमकिन नहीं, ईरान का मौक़िफ़। न्यू रीजनल ब्लॉक का आगाज, पाकिस्तान और चीन मिलकर गांगे सार्क की जगह एक नई तंजीम कायम कर सकते हैं। भारत चीन ताल्लुकात, पुलों की तामीर या वक्ती मरहम, कशीदगी के बाद नए सिफारती दौर की आजमाइश। डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात का बड़ा बयान, अमरनाथ यात्रा 2025 के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। अनंतनाग में आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास और पहलगाम में मैदानी दौरा। पांता चौक श्रीनगर में यात्री निवास का शानदार इफ्तिताह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों के लिए वक़्फ किया नया मरकज, अमन खुशहाली की दुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हुनरमंदों और आलमी मंडी के दरमियान बराह रास्त रिश्ता बहाल करने पर जोर। जम्मू कश्मीर में नई सियासी सफबंदी, सजाद लोन, हकीम यासीन और जमात इस्लामी की हिमायत याफ्ता जेडीएफ ने पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के क़याम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पीएसी के मुतालबे को करार दिया ख्वाबो ख्याल, आर्टिकल 370 की बहाली मुमकिन नहीं, अशोक कोल का सख्त रद्द-ए-अमल। और कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान, 4 जुलाई तक मौसम गर्म मरतूब रहेगा। तेलंगाना के जिला सिंगारेड्डी में वाक़ा पाशामी लारम इलाके में पीर की सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद जाँ बहक और 35 से जायद शदीद जख्मी हो गए। हलाक शुदगान में फैक्ट्री के नायब सदर और मैनेजर भी शामिल हैं, जबकि 12 जख्मी इंतहाई नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। धमाका इतना शदीद था कि 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई और करीब मौजूद मजदूर कई फुट दूर जा गिरे। वाक़ा पीर की सुबह 9:30 बजे माइक्रो क्रिस्टालिन सेलुलोज ड्राइंग यूनिट में हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी और फैक्ट्री में कोहराम मच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 फायर टेंडर्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड स्टेट प्रोटेक्शन एजेंसी और दीगर इदारे मुसलसल मसरूफ अमल थे। मौके पर मौजूद एन शाहिदीन ने बताया कि धमाके की शिद्दत से मजदूर फिजा में उछलकर दूर जा गिरे। फैक्ट्री में उस वक्त 108 मुलाजमीन काम कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक बिहार, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से था। धमाके और इसके बाद लगने वाली आग ने सन्नती इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया और इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों के मुलाजमीन भी खौफजदा हो गए। मणिपुर में कोकी और मेती ग्रुप के दरमियान जारी तसादुम में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक नामवर कोकी बागी रहनुमा और मजमूई तौर पर 4 अफराद जान से चले गए हैं। वाकया उस वक्त रोनमा हुआ जब दोनों ग्रुप मुल्क के वजारत दाखिला के आला हुक्काम से दिल्ली में बातचीत कर रहे थे, ताकि तवील अरसे से जारी नस्ली कशीदगी का सियासी हल निकाला जाए। मणिपुर पर सदर राज नाफिज है और रियासत में अमन के लिए कोशिशें जारी है, मगर गुज़श्ता रोज 2 बरस की उन हलाकतों खेज झड़पों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। ताजा तरीन कत्ल कोकी बागी तंजीमों, जिनमें कोकी नेशनल आर्मी भी शामिल है, के इस तनाजुर में पेश आया कि वो अपनी सियासी मुतालबात पर सूबाई और मरकजी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। दिलचस्प अम्र यह है कि ये मुज़ाकरात गुज़श्ता 2 साल में पहला मौका था जब कोकी और मेती नुमाइंदे एक मेज के गिर्द बैठे। ताहम इस मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी के अमली मसाइल, हाईवेज की ब्लॉकचेन और फसादात में मुलवस अफराद के हथियारों की वापसी के बारे में भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के बीच अहम गुफ्तगू हुई। कोकी ग्रुप्स ने ठोस सियासी ढांचे यानी यूनियन टेरिटरी या नीम खुद मुख्तार इंतजामिया का मुतालबा भी रखा है, जबकि वजारत दाखिला ने कशीदगी कम करने के लिए पहला 6 नुकाती स्वारा पेश किया है।
موقع पर 4 अफराद की हलाकत ने फिजा को मजीद कशीदा कर दिया। हुकूमत ने इन हलाकतों की तहकीकात का हल्फ दिया। पाकिस्तान के फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने 30 जून 2025 को कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी के एक पासिंग आउट तकरीब से खिताब के दौरान मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, दर हकीकत वो आज़ादी की जायज और कानूनी जिद्दोजहद है जो बैन अक़वामी कानून के तहत तस्लीम शुदा है। मुनीर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा और भारत की किसी भी आइंदा जारियत पर बेमिसाल जवाब दिया जाएगा। अगरचे मुनीर ने यह नहीं बताया कि यह बेमिसाल जवाब अमली तौर पर कैसा होगा, लेकिन उनका लहजा कशीदगी में इजाफे की कुंजी साबित होता है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी दौरान मई में पहलगाम दहशतगर्द हमले 22 अप्रैल 2025 और बाद अज़ां ऑपरेशन सिंदूर के बाद अरूज पर थी। भारत का कहना है कि इस हमले में 26 सयाह हलाक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ह कर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी मुज़ाकरात या मुआहदे का इरादा नहीं रखता है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को रद्द करते हुए कहा कि न तो वो ईरान से बात कर रहे हैं और न ही उन्हें किसी किस्म की कोई पेशकश के ख्वाहां हैं। उन्होंने अपने बयान में साबिक सदर ओबामा के अराकीन समझे जाने वाले मुश्तरका जौहरी मुआहदा यानी JCPOA को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उस मुआहदे के तहत ईरान को अरबों डॉलर दिए गए थे जो उनके नजदीक बेवकूफाना थे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा, मैं ईरान को कुछ पेश नहीं कर रहा, न जैसे ओबामा ने अरबों डॉलर दे रहे थे और न ही मुझसे किसी बातचीत में दिलचस्पी है, क्योंकि हमने उनके एटमी बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और इसराइली रियासती हमलों ने तेहरान के 3 कलीदी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर नीस्त नाबूद कर दिया है और नतीजे में ईरान की एटमी ताकत आर्जी तौर पर महदूद हो गई। साथ ही उन्होंने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ रिपोर्टिंग इदारे और IDA की इब्तदाई रिपोर्ट्स ईरान के एटमी कुव्वत में कई माह की ताखीर जाहिर करती है, लेकिन उनके मौक़िफ़ के बरखिलाफ हवाला जात पेश कर रहे हैं। तेहरान ने अपने एक ताज़ा बयान में वाज़ा किया है कि वो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के साथ रवा ताउन इस वक्त जारी नहीं रख सकता, क्योंकि एजेंसी के मुआइनाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नामुमकिन है। खासतौर पर इसराइल और अमेरिका की हालिया हमलों के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बाग़ाई ने कहा कि एक ऐसे माहौल में जहां हमारे एटमी मकामात पर हमले हुए हैं, उन मुआइनाकारों की सिक्योरिटी का ज़िम्मा उठाना तवक्का से बाहर है। बाग़ाई ने मज़ीद बताया कि ईरानी पार्लिमान के मंजूर करदा एक बिल के तहत इस ताउन को मुअत्तल करना लाज़मी है, खासतौर पर इस वक्त जब IAEA ने इन हमलों की मज़म्मत नहीं की। ईरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी पर भी तनकीद की, इल्जाम लगाया कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों की मज़म्मत नहीं की, जिससे एजेंसी की गैर जनबदारी पर सवाल उठ सकते हैं। यूरोपीय ममालिक बशमूल फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने ईरान के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ग्रॉसी के खिलाफ मुबैना धमकियों की मज़म्मत की जाए और ईरान किसी भी मुमकिन खतरे के बावजूद IAEA के मुआइनाकारों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाए। डिप्लोमेटिक ज़राया से हासिल इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ताउन के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं ताकि जनूबी एशिया में जनूबी एशियाई एसोसिएशन बराए इलाकाई ताउन सार्क की जगह एक नई ताकतवर इलाकाई तंजीम कायम की जा सके। इस मंसूबे में बांग्लादेश भी मुमकिन तनाजुर के तौर पर शामिल नजर आ रहा है, जिसके तहत खित्ते के दीगर ममालिक को भी इसमें मद्दू किया जाएगा। यह तजवीज़ जनूबी एशिया में सार्क की कारकर्दगी और वक़ुआत के पस मंजर में सामने आ गई है। सार्क की सरगर्मियां 2014 के बाद इंतहाई महदूद रह गई हैं, जिसकी बुनियादी वजह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी करार दी जा रही है। इसके बाद भारत ने बिम्स्टेक और दीगर चीन हिंदुस्तान मुखालिफ फोरम्स को तरजीह देना शुरू कर दी थी। चीनी शहर कुनमिंग में हालिया सहफरीकी इजलास में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने तिजारती व इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन को मजबूत बनाने के मंसूबे पर असूली तौर पर इत्तेफाक किया। बहरहाल बांग्लादेश ने इस इजलास को सियासी इत्तेहाद से इनकार करार देते हुए कहा, हम कोई इत्तेहाद तश्कील नहीं दे रहे हैं। नई तंजीम के तहत बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान को भी मदऊ किया जाएगा और भारत को आर्जी तौर पर मरकज से दूर रखने का इशारा दिया जा चुका है, हालांकि बाज़ाब्ता दावत दी जा सकती है। एक तवील तनाव और सरहदी कशीदगियों के बाद भारत और चीन के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर खड़े हैं, जहां हालिया सिफारती इक़दामात को या तो एक नई शुरुआत का दरवाजा कहा जा रहा है या महज एक वक्ती मलहम। 2020 के गलवान वादी तसादुम और उसके बाद की मुसलसल सरहदी झड़पों ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की बुनियादों को हिला दिया था, जिसके बाद
اب کی بار دونوں ممالک نے بظاہر ایک سنجیدہ سفارتی مکالمے کا آغاز کیا ہے۔ جون 2025 میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور ان کے چینی ہم منصب کے درمیان ہونے والی ملاقات، جسے ایک روڈ میپ برائے باہمی احترام اور امن کا آغاز قرار دیا گیا، اس سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے۔ لیکن سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ محض سفارتی زبان کی نرمی ہے یا واقعی مستقبل کی سمت بڑھنے والا ایک پائیدار قدم؟ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نلن پربھات نے پیر کے روز جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں رینج پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی مشترکہ سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد شری امرناتھ جی یاترا 2025 کے پرامن، محفوظ اور منظم انعقاد کے لیے مجموعی حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ اجلاس کے بعد ڈی جی پی نلن پربھات نے اسپیشل ڈی جی پی کوآرڈینیشن ایس جے ایم غیلانی، آئی جی پی سیکیورٹی سجیت کمار، ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر رینج اور دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ یاترا کے مرکزی روٹ پر پہلگام کے گرد نواح کے اہم مقامات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ننون اور چندنواڑی میں واقع بیس کیمپس کا معائنہ کیا، سیکیورٹی آڈٹ مکمل کیا اور تعینات فورسز و بنیادی سہولات کا جائزہ لیا تاکہ یاتریوں کو ہر ممکن سہولت و تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ لیفٹنٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے سری نگر کے پنت چوک علاقے میں شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کی جانب سے تعمیر شدہ یاتری نواس کا افتتاح کیا اور اسے باضابطہ طور پر امرناتھ یاتریوں کے نام وقف کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ یہ یاتری نواس بابا برفانی کے عقیدت مندوں کے لیے ہماری محبت، لگن اور خدمت کا عملی مظہر ہے، جو ان کے سفر کو زیادہ محفوظ، آسان اور آرام دہ بنانے کے عزم کا حصہ ہے۔ تقریب میں شرائن بورڈ کے رکن مکیش گرگ اور ان کے ٹیم کے ساتھ ساتھ بورڈ کے دیگر اعلیٰ عہدیداران، افسران، پولیس سول انتظامیہ بشمول آئی جی پی کشمیر وی کے ردی، ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار، ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو اور سی ای او ایس اے ایس پی ڈاکٹر مندیپ کے بنڈاری بھی موجود تھے۔ لیفٹننٹ گورنر نے مکیش گرگ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے عطیات کے ذریعے اس اہم منصوبے کی تکمیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ بین الاقوامی خریدار فروخت کنندہ ملاقات 2025 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے ہنرمندوں کو عالمی منڈی سے براہ راست جوڑنے کی از سرنو کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تخلیق کار اور صارف کے درمیان وہ تاریخی رشتہ بحال ہو جو کبھی خود بخود قائم ہوتا تھا۔ عمر عبداللہ نے اس موقع پر کہا کہ ماضی میں کشمیر میں سیاح خود ہی خریدار بن جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہ قدرتی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب حکومت کی کوشش ہے کہ اس رشتے کو نئے طریقوں سے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنی لون، پی ڈی ایف کے لیڈر حکیم محمد یاسین اور جماعت اسلامی کی حمایت یافتہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ جے ڈی ایف نے ایک نئی سیاسی اتحاد پیپلز الائنس فار چینج کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس نئے اتحاد کا مقصد ریاست کے موجودہ سیاسی جمود کو توڑنا اور عوامی مسائل کو نئے انداز میں ایوانوں تک لے جانا ہے۔ اعلان کے دوران سجاد غنی لون نے کہا، ہم نے جے ڈی ایف اور حکیم یاسین کے ساتھ مل کر ایک ایسا اتحاد تشکیل دیا ہے جو جموں کشمیر کے عوام کو درپیش مسلسل محرومیوں اور مایوسی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ موجودہ سیاسی منظرنامہ بانج ہو چکا ہے اور ہمارا اتحاد ایک مؤثر متبادل پیش کر سکتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے حال ہی میں تشکیل پانے والے پیپلز الائنس فار چینج کی جانب سے آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A اور ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبات کو محض خواب و خیال قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ یہ اتحاد عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور جھوٹے خواب دکھا رہا ہے۔ اشوک کول نے کہا، اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 واپس لا سکتے ہیں تو یہ محض خواب دیکھنے جیسا ہے، کوئی طاقت اسے بحال نہیں کر سکتی۔ یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے حربے ہیں۔ واضح ہے کہ پی اے سی میں پیپلز کانفرنس جموں کشمیر، پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ اور جماعت اسلامی کی حمایت یافتہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ شامل ہیں، جنہوں نے اپنے مشترکہ اعلامیہ میں آئینی حیثیت کی بحالی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ وادی کشمیر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی گئی ہے جو 4 جولائی تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر شہر میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچ سکتا ہے، جبکہ وادی کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی شدید لہر کے آثار ہے۔ اگلے چند روز کے دوران کشمیر کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جو خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عمومی طور پر مطلع صاف اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شام یا صبح کے وقت بعض علاقوں میں مقامی گرج چمک یا ہلکی بارش ہرگز امکان نہیں۔
जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाके वादिया तुलेल के सतनी नाला गांव में मकामी अवाम ने शदीद एहतजाज किया और अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। मुजाहिरीन ने इस बात पर गहरे गम और गुस्से का इजहार किया कि वो 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जिनमें बिजली, सड़क और सेहत की सहूलतें शामिल हैं। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाँव में बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और बीमारों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर ले जाना एक मामूल बन चुका है। मकामी लोगों ने अफसोस का इजहार किया कि न सिर्फ उन्हें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है, बल्कि हुकूमत और जिली इंतजामिया ने हमेशा उनके मसाइल को नजरअंदाज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सतनी नाला के बाशिंदे हैं। इस वीडियो क्लिप बनाने का मकसद ये है कि आज 2025 चल रहा है, ये सबको मालूम है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है आज, तो डिजिटल इंडिया में भी आज ऐसे गांव हैं जहां पर न तो रोड है, न रोड कनेक्टिविटी है और साथ ही साथ ना पावर लाइट का मसला। यहाँ पे सबसे मेन बड़ा इशू जो है हमारे गाँव का वो है लाइट का मसला। आज 2025 में भी वही पुराना अंदाज है हमारे पर। यहाँ जो लकड़ी जला के हम लोग रहते थे वैसे ही आज लाइट में हमारे बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। 10 साल पहले एक बैटरी गवर्नमेंट ने फराम किया था, तो वो ख़त्म हो चुकी है। आज इस ज़माने में ये देख सकते हो आप, जो पोल लगाया गया है 5-6 साल पहले लगाया गया था, जिसको ये तार भी आप देख सकते हो कि गांधरबल का ये प्रोजेक्ट था, वहाँ से कि आपको लाइट मिलेगा, लेकिन ये तो ऐसे ही बेकार है, रास्ता ही बंद किया है इसने। तो हम गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी बांडीपुरा से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें एक छोटा सा जनरेटर सेट, 12 kV का जनरेटर सेट होगा। यहाँ पर 20-25 घर या 30 घर है, वो तो आराम से रह सकते थे, इससे हमारा काम चल जाता। नहीं तो हमें कुछ रास्ता दिखा दिए, या कैसे रह सकते हैं हम इस बिना गुफ अंधेरे में है। आज कहीं सालों से हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे एमएलए साहब से भी हमने गुजारिश की कि हमें एक छोटा सा जनरेटर सेट दीजिए 12 kV का, ताकि हम आराम से रह सके और हमारे बच्चे भी आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है हमारा रोड का मुद्दा है। पिछले साल जो हमारा रोड था वो नीचे पोस्ट तक जो रोड कंप्लीट किया था, इसके बाद जो रोड निकाला गया था वो तो बिल्कुल अनकम्प्लीट है हमारा। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने जालूरा जनकेर से श्रीनगर तक एसआरटीसी बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये बस सर्विस हरवन, तुजर शरीफ, बुमई, सेलो सोपोर के रास्ते चलेगी और पूरी तहसील जंगीर के अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। वापसी पर बस इसी रास्ते में वापस आएगी। मकामी अवाम ने इस नई सहूलत पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर मौसूफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इकदाम इलाके की देरी न मांग को पूरा करता है। देखिए, ये लोगों की डिमांड थी और जब मैं यहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए आता था तो लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती थी और मेरी कोशिश है कि एक एक डिमांड करके इनकी सारी डिमांड जो है पूरा करूँ। हालांकि ये शुरुआत है, अभी 8 महीने हुए सरकार को बने हुए। इनकी बहुत सारी डिमांड्स इस इलाके की, खासकर रोडों के हवाले से, जो रोडों की हालत खस्ता है, तो अब ऑलमोस्ट मैंने कुछ पैसा जो है सीज एंड टाउन्स में रखा है और मुझे लगता है वो टेंडरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से आप इस एरिया में जो एक तामीर और तरक्की का जो रोल है स्टार्ट हो जाएगा। उसमें बेशतर सारे जो रोड सामने रखे हैं जो खस्ता है, बहुत सालों से खस्ता है, वो ठीक हो जाएंगे और बाज़ाब्ता लोगों को फैसिलिटी मिलेगी और जो इनकी डिमांड थी कि हमारे रोड्स ठीक नहीं है वो हो जाएंगे ठीक। इसी तरह खासकर जालूरा के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ का रिसीविंग स्टेशन एक सीलू में है और एक तुजर शरीफ है। तुजर से आगे कोई रिसीविंग स्टेशन नहीं और खासी बड़ी तादाद जो आबादी की है वो इस तरफ भी रहती है और सर्दियों के मौसम में यहाँ बिजली की बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि ये तहसील लाइनें जो है खराब थी। अब मैंने इस साल जो है एक रिसीविंग स्टेशन प्रपोज किया था यहाँ और मुझे खुशी जानकर है 2 रिसीविंग स्टेशन, एक रफियाबाद जो रसवाइल रफियाबाद हमारा है और यहाँ पर, वहाँ पर हमने 5 लाख के लिए वो रखा है और यहाँ जालूरा के लिए। और खुशी इस बात की है कि उसके लिए पैसे भी वागुजार हुए हैं। स्टार्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ने पैसे रखे हैं और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में हम उसकी जो यहाँ बुनियाद रखेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डीसी साहब को हमने कहा कि वो लैंड आइडेंटिफाई करें और उसके बाद जो है रिसीविंग स्टेशन की यहाँ बुनियाद लगेगी और 2 साल या 3 साल के अंदर वो रिसीविंग स्टेशन जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा और यहाँ की जो हालत है बिजली की वो बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ सेलू ब्रॉड की जो लाइन है वो भी हमने सैंक्शन करवा दी है, उसके लिए भी पैसा आ गया है। इनका भी एक फीडर, सेपरेट फीडर हो जाएगा सेलू और ब्रॉड के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे यहाँ का एरिया ठीक होगा। इसी तरह सदकाक रोड जो यहाँ का एरिया का है वो भी डिमांड है, वो भी ऑलमोस्ट हो गया है, उसकी भी टेंडरिंग
श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों के तहत डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने नेशनल हाईवे 44 पर नाशरी से बने हाल तक लंगर साइट्स और दीगर इंतजामी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान अफसरान ने यात्रियों के लिए कायम की जा रही लंगर सहूलियात, क़यामगाहों और बुनियादी सहूलतों का मुआयना किया। इसके अलावा यात्रा काफिले की नक्ल हरकत का ड्राई रन भी किया गया ताकि जमीनी सतह पर कोऑर्डिनेशन और रद्दअमल का जायजा लिया जा सके। जिला कुलगाम के तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान ने पीर के रोज नेशनल हाईवे 44 प्रोजेक्ट पर जारी काम का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने कुलगाम बाईपास सड़क जो पालू से लेरू तक 8 किलोमीटर के फासले पर मुहित है बशमूल 378 मीटर तवील ब्राजलू पुल की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। मुआयने के दौरान मुतल्लिका एजेंसियों के इंजीनियरों ने डीसी को पालू लेरो बाईपास पर जारी काम की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर डीसी ने हिदायत दी कि तमाम मुतल्लिका महकमे काम में तेजी लाएं ताकि नेशनल हाईवे 444 प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा सके। बागवानी के शोबे में मौजूद मौके और दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए जिला कुलगाम के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने न्यूज़ इंसाइडर से एक खुसूसी गुफ्तगू में किसानों और बाग मालिकान के लिए अहम मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद स्कीमें और सब्सिडीज दस्तियाब हैं जिनसे बागवानी से वाबस्ता अफराद फायदा उठा सकते हैं बशर्ते कि वो बरवक्त रजिस्ट्रेशन करवाकर सही रहनुमाई हासिल करें। स्कीम बाग बनाने स्कीम यत जन हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम मेनली एप्पल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कनाल पे 40 कनाल हे बाग वोल नित यह बाग बनाने खतर यह स्कीम अवेल कर 50% सब्सिडी अत मुहैया करान। 1 कनाल पे 40 कनाल तान हे बाग वोल ये। नंबर 2 यह स्कीम हाई डेंसिटी आर्चर्ड बनाने खतर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तहत ये जन अत 80% सब्सिडी मिलान पर कनाल। अत स्कीम मज हेको 1 कनाल पे 40 कनाल तान नित। नंबर 2 ब्याक स्कीम मीडियम डेंसिटी यथ मज बाग अगर कास्ट यथ कम लगन अत मे हेकन 60% सब्सिडी प्लांट मटीरियलस पे हेकन इथे कन 1 कनाल हेर यस एरिया आसे क्योंकि अत पोस कम लगन जमींदार हेके पान कुल अनित तो हेको अमिस 60% अत प्लांट मटीरियल कास्ट दित। यम सात वुचन वस कास्ट 2.5 रपये कुलिस गसन कीमत यम बागवानी अफोर्ड हेकन कर अल्ट्रा हाई डेंसिटी आर्चर्ड बनावन तहद खतर बेहतरीन स्कीम तम हेकन रब्त कर जन सुगम साइट पे अप्लाई कर तो हेको तिमन यह प्लांट मटीरियल प्रोवाइड कर तो तम हेकन यह बाग बने। नंबर 3 अमे अलावा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने खतर बोरवेल दिवन जमींदार हजरातन तम तथ मज 90,000 रुपये दिवन अकिस बोरवेलस असिस्टेंस। अमे अलावा पैक हाउस अवेलेबल जमींदारन हिंद खतर थम स्कीम यम जन फ्रूट हार्वेस्ट कर अत में स्टोर ग्रेडिंग कर। जिला रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वरनजीत सिंह, चरख म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन, जल शक्ति और तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान डीसी ने पानी की फराहमी की बहाली और नालों की सफाई से मुतल्लिक जारी काम का जायजा लिया और वाज़ेह हिदायत दी कि तमाम महकमे फौरी तौर पर काम तेजी में लाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का फौरी इजाला किया जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।